हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2018 के एग्जाम में पूछे गए कला वर्ग के 50 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपका आर्ट स्ट्रीम है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ से आपको लेवल पता चल सकता है कि हमारा लेवल अभी कितना है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को 2019 का या 2020 का पेपर देखना है, कला वर्ग या जीके हो गया, हिंदी हो गया, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके उन सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर आप लोगों को इन पेपर्स की पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप वहाँ पे डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ से आप लोग एक साथ पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। 50 प्रश्नों को हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। हर क्वेश्चंस के बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल में। फ्रेंड्स, अगर आपका आर्ट स्ट्रीम है तो जो आर्ट स्ट्रीम के क्वेश्चन आते हैं आपको अलग से बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर हिस्ट्री एंड जियोग्राफी से और 2-4 आपके हिंदी के आ जाएंगे, कम से कम 4 से 5 आपके इंग्लिश के आ जाएंगे, सिनोनिम्स वगैरह पूछ लिया जाता है, ठीक है। फिल इन दी ब्लैंक्स दे दिया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके जियोग्राफी एंड हिस्ट्री से, ठीक है। आप लोग अभी यहीं पे देखिएगा, इस पेपर में देखिएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही देख सकते हैं, संविधान से पूछा गया है, भारत का संविधान अंगीकृत हुआ। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 के एग्जाम में। भारत का संविधान अंगीकृत हुआ था, कब हुआ था आपको बताना है। तो देखिए, भारत का संविधान अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। और पूर्ण रूप से जो संविधान है वो लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से भारतीय संविधान को लागू किया गया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक निकाय यानी कि असंवैधानिक निकाय भी बोल सकते हैं कि कौन सा इनमें से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो संवैधानिक निकाय नहीं है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में नहीं की जा सकती है, ठीक है। ऑप्शन देख सकते हैं, किन परिस्थिति में आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती है आपको बताना है। तो अगर आंतरिक अशांति परिस्थिति आ जाती है तो तभी आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, व्यवस्थापिका के उच्च सदन के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है। क्वेश्चंस आप लोग फिर से एक बार देख सकते हैं। व्यवस्थापिका के उच्च सदन के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कहाँ होता है आपको बताना है, किस देश में? तो भारत और फ्रांस में होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की निर्वाचन आयोग निम्न में से किसका चुनाव संपादित नहीं करता है, ठीक है। जो निर्वाचन आयोग होता है वो किसका चुनाव संपादित नहीं करता है आपको बताना है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पंचायत का जो चुनाव होता है उसको निर्वाचन आयोग नहीं संपादित करता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, भारतीय संविधान की उद्देशिका में इनमें से किसका उल्लेख नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में किसका उल्लेख नहीं है इन चारों ऑप्शन में से। तो संप्रभु का उल्लेख संविधान की उद्देशिका में नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, भारत में ईवीएम का प्रयोग प्रथम बार कब हुआ? ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का प्रथम बार प्रयोग कब हुआ था आपको बताना है। तो प्रथम बार जो प्रयोग हुआ था 1998 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि हिंदी के क्वेश्चन भी आ गए हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को आपको पहचाना है। 3 अशुद्ध हैं, 1 शुद्ध है, तो शुद्ध वाले के ही पहचाना है आपको। तो शुद्ध जो है आपका, हाँ, लहू लुहान, यही आपका जो है शुद्ध रूप है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हिमत नया में कौन सा समास है?
समास से क्वेश्चंस यहाँ पे हिंदी से पूछा गया है। हीमत नया में कौन सा समास है आपको बताना है। तो हीमत नया में जो समास है वो है बहुव्रीहि। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आँखों का काजल चुराना का अर्थ है। आँखों का जो काजल होता है उसे चुराने का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। सफाई से चोरी करना आँखों का काजल चुराने का अर्थ होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन ये है दु स्तर शब्द का तात्पर्य है। ठीक है, दु स्तर शब्द का तात्पर्य क्या है आपको बताना है। तो इसका जो तात्पर्य है, जिसके पार जाना कठिन हो। ठीक है, दु स्तर का तात्पर्य वही होता है, जिसके पार जाना कठिन हो वही दो स्तर का तात्पर्य होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तद्भव शब्द का चयन करना है। ठीक है, तद्भव तत्सम से आपके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन 100% आते हैं। ठीक है, और आसानी से आप लोग इसे कर लेंगे। अगर आप लोग पढ़ेंगे भी नहीं है तभी भी आप लोग इसे कर लेंगे। एक बार देखने की जरूरत है बस, आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। तद्भव तत्सम और फ्री का नंबर आप लोग 6 से 8 नंबर आप लोग ला सकते हैं। तद्भव शब्द का चयन आपको करना है इसमें से। तद्भव शब्द जो है ये है पहर, ये वाला। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, ऐसा आदमी नहीं देखा, इस वाक्य में ऐसा शब्द क्या है। सर्वनाम है या संज्ञा है, अव्यय है, सार्वनामिक विशेषण क्या है, ऐसा शब्द को बताना है आपको। तो सार्वनामिक विशेषण है ऐसा शब्द। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते, लोकोक्ति का अर्थ है। ठीक है, जो दान की बछिया होती है उसके दांत नहीं देखे जाते, तो इसका अर्थ क्या है। ऑप्शन देख सकते हैं। जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं अपना राइट आंसर। तो मुक्त की वस्तु के गुण और अवगुण नहीं देखे जाते। ठीक है, जो आपको मुक्त की चीज़ें मिलती हैं उसका फ़ायदा नुकसान नहीं देखा जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वर्चस्व का समानार्थी शब्द है। वर्चस्व का समानार्थी शब्द आपको बताना है। तो वर्चस्व का समानार्थी शब्द है जो है प्राबल्य। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लैंक है और आपको भरना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इंटेलिजेंट। ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चंस अंग्रेज़ी के भी पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अंग्रेज़ी के क्वेश्चन। वर्ड आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, यहाँ पे दिया गया है। और जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो 67 का ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, और 68 का जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, एलेजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था, यहाँ पे देख सकते हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वन ऑफ अपोजिट इन मीनिंग टू गिवन वर्ड। अपोजिट वर्ड आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, कॉमिक यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा आपको बताना है। ट्रैगिक। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसी तरह इसका भी सेलेक्ट करना है आपको। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लिबरेट। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी क्वेश्चन अंग्रेजी के पूछे गए, कम से कम 6 हो गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन। ऑप्शन सी गैप करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्ट्रेंज। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इतिहास के रूप में कौन जाना जाता है। ठीक है, इतिहास के रूप में कौन जाना जाता है आपको बताना है। शायद ये क्वेश्चंस मैं करवाया हूँ तो आप लोगों को पता होगा इतिहास के जनक किसे कहा जाता है। अर्थशास्त्र के तो आपको मैं बताया हूँ, तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि अर्थशास्त्र के जनक रूप में कौन जाने जाते हैं। अभी शायद मैं कल ही करवाया था कि अर्थशास्त्र के जनक कौन जाने जाते हैं। तो अर्थशास्त्र के जनक को कमेंट में बताना है, और इतिहास के जनक जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं हेरोडोट्स। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बिंबिसार के राजकीय वैद्य का नाम क्या था। जो बिंबिसार के राजकीय वैद्य थे उनका नाम आपको बताना है। तो उनके जो राजकीय वैद्य थे उनका नाम था जीवक। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आप लोग को क्वालिटी कब समझ में आ रही हो तो आप लोग अपना जो
रेशियो है वो थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, कम से कम 360 में या 240 में देखा करें, 140 पे आप लोग मत देखा करें, ठीक है, उसमें क्लियर नहीं दिखेगा चाहे वीडियो की क्वालिटी जितनी भी अच्छी हो, ठीक है। तो 240 या 360 पे आप लोग करके देखा करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, किस गुप्त राजा ने अश्वमेघ का संपादन किया था? वह कौन से गुप्त राजा थे जिन्होंने अश्वमेघ का संपादन किया था? तो समुद्रगुप्त थे जिन्होंने अश्वमेघ का संपादन किया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, सतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है आपको बताना है। तो सतपथ ब्राह्मण का जो संबंध है वो यजुर्वेद से है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे देख सकते हैं हिस्ट्री से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगातार। कौन सा हड़प्पाई स्थल अपने गोदीबाड़े के लिए प्रसिद्ध है? उस हड़प्पाई स्थल को आपको बताना है जो गोदीबाड़े के लिए प्रसिद्ध है। तो लोथल जो है वो गोदीबाड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन यह है, सुवर्ण नामक भारतीय स्वर्ण मुद्रा का क्या भार था? सुवर्ण नामक भारतीय स्वर्ण मुद्रा का क्या भार था आपको बताना है। तो 80 रत्ती। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, शेर शाह द्वारा चलाई गई चांदी की मुद्रा जिसको मुगलों ने भी आगे बढ़ाया क्या कहलाती है? वो आपको बताना है। तो वो कहलाती है रुपया। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें मैंग्रोव, सदापर्णी और पर्णपाती वनों का संयोजन है? जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसका संबंध प्लेट विवर्तनिकी से नहीं है? ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी से जिसका संबंध नहीं है आपको बताना है। तो महासागरीय धाराओं की दिशा का संबंध जो है प्लेट विवर्तनिकी से नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी आपको बताना है। तो धूपगढ़ सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। ये कहाँ पे है, किस राज्य में है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। एक और जो है पंचमढ़ी आप लोग सुने होंगे, तो वो मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी जो है एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें प्राथमिक चट्टानें हैं आपको बताना है। इनमें से कौन सी प्राथमिक चट्टानें हैं ये आपको बताना है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, आग्नेय, यही आपकी जो है प्राथमिक चट्टानें हैं, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भूकंप रचित वृहद ज्वारी लहर को कहते हैं? तो भूकंप रचित वृहद ज्वारी लहर को कहते हैं सुनामी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस पवन तंत्र के अंतर्गत पवन की दिशा प्रतिदिन परिवर्तित होती है? किस पवन तंत्र के अंतर्गत पवन की दिशा प्रतिदिन परिवर्तित होती है ये आपको बताना है। तो जल स्तर समीरे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देख सकते हैं, कन्याकुमारी तमिलनाडु, ऊटी कर्नाटक, काजीरंगा असम, सिमलीपाल उड़ीसा। तो जो भी सुमेलित नहीं है आप लोग अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो देखिए, इनमें से जो सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन बी वाला यानी कि ऊटी, यही आपका ये जो है तमिलनाडु राज्य में है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। बाकी आप लोग कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य याद रख सकते हैं, उसके बाद काजीरंगा असम में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ईड अहम परा अहम का प्रयोग करने वाले का नाम है? तो ईड अहम परा अहम का प्रयोग करने वाले का जो नाम है वो है फ्रायड।
ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में। क्वेश्चन ये है, जनक का जनक कौन है? तो गुरुवाट हैं इसके जनक। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ज्ञान मीमांसा क्या है? ज्ञान मीमांसा क्या है आपको बताना है। तो ज्ञान मीमांसा है ज्ञान का स्रोत। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पंचायती राज क्या है? ठीक है, पंचायती राज क्या है आपको बताना है। ये क्वेश्चंस आई थिंक 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। यही क्वेश्चंस बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन 2019 के एग्ज़ाम में रिपीट हुआ था। तो आप लोगों को करना क्या है, जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के, जैसे 2020 का हो गया, 19 का हो गया, तो ये 18 का भी चल रहा है, तो आप लोग बिल्कुल रट डालिए इनको, नोट्स बना के अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था जो है वो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, समाज एक अद्वितीय वास्तविकता है, यह किसका कथन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समाज एक अद्वितीय वास्तविकता है, यह किसका कथन है आपको बताना है। तो समाज एक अद्वितीय वास्तविकता है, यह कथन जो है एमिल दुर्खीम का है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग यहाँ पे क्वेश्चंस देख सकते हैं, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति किसके बीच में स्थित होती है? फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति किसके बीच में स्थित होती है? ऑप्शन देख सकते हैं। जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं अपना राइट आंसर। तो देखिए, जो उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति होती है वो होती है 0 से 1 के बीच में। हालांकि ये क्वेश्चंस में मुझे कुछ डाउट है, तो ऑप्शन ए ही लगभग करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपके मन में कुछ डाउट हो इस क्वेश्चन को लेकर तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, फिर मैं इसको कंफर्म करके बताता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृतिकरण के बारे में सही नहीं है? संस्कृति के बारे में कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। पद में परिवर्तन, सामूहिक प्रक्रिया, ऊर्ध्वगामी गतिशीलता, व्यक्तिगत प्रक्रिया। जो भी संस्कृतिकरण के बारे में सही नहीं है आपको बताना है। तो पद में परिवर्तन यही संस्कृतिकरण के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, स्तरीकरण का आधार क्या है? स्तरीकरण का आधार क्या है आपको बताना है। तो स्तरीकरण का जो आधार है वो है सामाजिक असमानता। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यदि उपभोक्ता की आय में 50% की वृद्धि होती है और दूध की मांग में 25% की वृद्धि होती है, ऐसे में दूध की मांग की आय लोच कितनी होगी आपको बताना है। 0.5 की लोच होगी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ब्याज की ऋण योग्य धनराशि के अनुसार ब्याज दरों में वृद्धि के साथ ऋण योग्य धनराशि की मांग कम होगी या बढ़ेगी, नहीं बदलेगी, निर्धारित करना मुश्किल है। तो जो भी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं अपना राइट आंसर। तो कमी होगी यानी कि कम होगी बोल सकते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उन वस्तुओं को क्या कहा जाता है जिनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने के कारण बढ़ती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो जिनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने के कारण बढ़ती है उनको जो कहा जाता है वो कहा जाता है सामान्य वस्तुएं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, उपभोक्ता अधिशेष किससे संदर्भित करता है? ठीक है, जो उपभोक्ता अधिशेष है वो किसे संदर्भित करता है आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं, जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो शेयर कर सकते हैं अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, उपभोक्ता जिसका भुगतान करने को तैयार है और वह वास्तव में कितना भुगतान करता है, इसके बीच का अंतर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किंकड़ मांग वक्र की एक विशेषता है। ठीक है, जो किंकड़ मांग है वक्र की एक विशेषता क्या है आपको बताना है। तो इसकी जो एक विशेषता है वो है अल्प अधिकार। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा लास्ट वीडियो का क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, राष्ट्रीय आय को और किस रूप में कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए।
तो राष्ट्रीय आय को किस रूप में कहा जाता है? तो ये कारक लागत पर एनएनपी के रूप में कहा जाता है। ठीक है, कारक लागत पर एनएनपी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो ये थे 2018 के एग्जाम में पूछे गए कला वर्ग के 50 प्रश्न। अगर आप लोगों को इनकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको एक साथ पीडीएफ जैसे 2019-20 की भी आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही मदद मिलेगी। अगर आप लोगों को बीएड से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ पे अगर आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर पे भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर 7905632533। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग बीएड से संबंधित इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पे जुड़ जाइए आप लोग। थैंक यू।